गोइंग 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 नाउ। अब आप यहां से यू हैव बी क्या रखा है? हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र नागिया, फैकल्टी इन केमिस्ट्री। बेटा लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों का स्ट्रेंथ बहुत कम था। डीपीपी डिस्कस किया था, उसमें आपको ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा था कि स्टूडेंट बेटा कम थे। अभी भी जो है स्टूडेंट कम आ रहे हैं, धीरे धीरे बेटा आ रहे हैं, तो सभी आते जाओ बेटा, जल्दी करो जिससे अपने आगे का काम स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून बेटा अंशिका, फरहीन, वंश, गुड आफ्टरनून। विश्वास, समीर, निखिल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज का जो एजेंडा है बेटा, पहले हम लोग जो करने जा रहे हैं वो पेपर डिस्कस करेंगे। आफ्टर पेपर डिस्कशन आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन वाला, जिसमें से श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आता है बेटा। उसमें देखो हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो बड़ा जो सही चैप्टर आने वाला, टॉपिक आने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग है और साथ में हमारे लिए बेनिफिशियरी भी है। तो अभी करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार आ जाओ सभी लोग, जल्दी जल्दी से सभी इकट्ठे हो जाओ। फरहीन नाज, गुड आफ्टरनून। मीनू, गुड आफ्टरनून। रितु, गुड आफ्टरनून। रैनी, गुंजन, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जिससे पेपर स्टार्ट कर सकें अपने। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। अच्छा बेटा, आज भी कोई न्यू स्टूडेंट है? आज भी कोई न्यू स्टूडेंट है? एनीबडी न्यू? फर्स्ट क्लास ऑफ एनीबडी? हरीश, गुड आफ्टरनून। कीर्ति, विवेक, अच्छा शबा खान, आपका पहला क्लास है बेटा, कोई इश्यू नहीं है। आज वाला टॉपिक है, पहले पेपर डिस्कस करेंगे बेटा शबा खान, फिर पेपर डिस्कशन के बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो एक तरह से न्यू टॉपिक ही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बाकी पुरानी वीडियोस आप देख लेना। श्रवण कुमार, मतलब ब्यूटी कुमारी, गुड आफ्टरनून। ब्यूटी कुमारी, मार्क्स कितने आए तुम्हारे पेपर में? अच्छे किया है, कुछ पहले से बेटर किया है? चलो बेटा रेडी हो, करें स्टार्ट। थोड़ा क्या, थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगा, लेकिन करते जाओ, थोड़ा ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ। यस बेटा, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 46 है, क्योंकि मेरे ख्याल से ज्यादातर हमारे कल जो डीपीपी डिस्कस किए क्वेश्चन आ गए होंगे, तो आप देखते जाओ इसमें बेटा। 46 और 47 में किसी को प्रॉब्लम? 46 टू, हाँ सही है बेटा, करना है। जो मेहनत करते रहते हैं उनका रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है बेटा, करते जाओ, घबराओ मत, हो जाएगा। फरहीन 146 ने बेटा, गुड, लेकिन और आगे अभी बढ़ना है। चलो वो 46 में नहीं है तो बेटा 47, 47 में किसी को प्रॉब्लम? नो नो, देन आगे चलते हैं। 48, 48, 48, 49, 49 तो कल डिस्कस ही किया था। 49, 50 हो गया था बेटा मेरे ख्याल से, 50 भी है ना, 2-3 बार कर लिया ये क्वेश्चन। 50, 51, 51, 52,
52, 53, 53, 54, 54 शायद ये भी हो गया था बेटा। 55, 55, 56, किसी का कोई नंबर हो तो बोल सकता है। 56 किसी का नंबर हो तो पहले ही बोल सकता है 60 तक। 57, 58, 58, 59। जिन बच्चों के जो गलत होंगे बेटा उनको आइडिया होगा तो वो क्वेश्चन जरूर पूछना जिसका जो मिस्टेक हुआ था जिसमें। हिमांशु गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 56 एंड 58, देखो 56 है हमारा मैक्सिमम एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन वेयर इट इज प्रेजेंट। जैसे हम लोग न्यूक्लियस से पीछे पीछे जाएंगे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो बेटा एनर्जी बढ़ती जाती है। तो न्यूक्लियस से जैसे जैसे पास में आओगे E इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो एनर्जी भी इंक्रीज होता जाएगा। ये लगाना था बेटा, इजी था, इजी था। 56 एनर्जी ज्यादा तो किसकी आ जाएगी देखो अब आप, तो जो सबसे लास्ट वाला होगा इनफिनाइट डिस्टेंस तो उसमें हो जाएगा। फिर आप लोगों ने मेरे से किसी ने अभी एक हरीश आलम ने 57 पूछा था बेटा। 57 देखो, बोहर ऑर्डर मॉडल कैन एक्सप्लेन। बोहर मॉडल तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था बेटा, जिसके पास सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन है उसी के लिए तो एक्सप्लेन किया था। ये तो बेसिक थ्योरी थी। तो जिसका वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले में ही जो आपने देना है बेटा। बोहर थ्योरी सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन, चाहे एटम हो चाहे आयन हो। 58 हो गया, 57 हो गया। फिर आ जाओ बेटा आप 57 के बाद 72 है कुछ लोगों का। 72 56, 72, 62 भी है। कंटिन्यूस चलते जाओ बेटा, आगे पीछे मत करो, कंटिन्यूस में वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ये 62 था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव आयन जिंक। ये देखो आप, जिंक आयन विद मास नंबर 70। जिंक है, मास नंबर 70 है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 30। तो डाई पॉजिटिव आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हमें क्या निकालने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें से ये माइनस कर दो बेटा, सिंपल सा फार्मूला होता है। न्यूट्रॉन जो होता है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करना होता है तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। बिकॉज न्यूट्रॉन पूछा है, बिकॉज न्यूट्रॉन पूछा है। 58 भी नहीं हुआ, बैक चल रही है बेटा अब तो। 58 द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस का साइज बताया था बेटा, न्यूक्लियस का साइज हम लोगों ने बताया था और एटम का साइज। टॉपिक स्टार्ट यहीं से किया था हम लोगों ने, याद है आप लोगों को बेटा? याद ही हमने यहीं से स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस का साइज जो था वो 10⁻⁻15 मीटर था और जो एटम का साइज था वो हम लोगों ने किया था 10⁻⁻10 मीटर किया था बेटा, एटम का साइज। लेकिन हमें वॉल्यूम बताना है दोनों का, दोनों ही स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो किसी भी स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम आपको द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एटम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम का क्यूब, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। अब सोल्व कर लो बेटा। जब सोल्व करोगे तो रेडियस ऑफ एटम आपको बस ये यूनिट याद होना चाहिए 10⁻⁻10 का पावर 3 और नीचे आ जाएगा 10⁻⁻15 का पावर 3। तो सोल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 10⁻⁻30, नीचे आएगा -45। तो इसको सोल्व करोगे 15 आ जाएगा बेटा। तो डिफिकल्ट नहीं था बेटा, थोड़ा सा आपको फोकस करना था, थोड़ा सा फोकस करना था। हाँ बेटा सरफराज हो जाएगा लेकिन थोड़ा फोकस करना है। एक तो हमें क्या है, रेडियस याद हो दोनों, एक तो रेडियस याद हो दोनों की, स्टार्ट यहीं से हुआ था चैप्टर, अगर आपको फर्स्ट क्लास याद हो बेटा।
तो स्टार्ट यहीं से किया था। अच्छा 58 हो गया बेटा, 58 अंशिका 58 हो जाएगा। फिर 58 के बाद आपका आ जाओ, अंशिका का 53 भी है, क्या है देख लेते हैं। 53 में देखो, अब यहां पर देखो सोचने वाली बात है। ये बात देखो हमने थ्योरी में थोड़ा डिस्कस भी किया था। इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट, लेकिन हीलियम में अगर ये सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए होता, अगर बेटा हाइड्रोजन के लिए होता तो फिर हाइड्रोजन के लिए तो फिक्स है कि हाइड्रोजन के लिए जो बामर सीरीज आती है उसका रीजन आता है आपका विजिबल रीजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है बेटा। यहां इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है बेटा, या हीलियम है। तो हीलियम में क्या होगा कि Z बढ़ेगा तो ये विजिबल रीजन से वेवलेंथ और पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि आपका R इज इक्वल टू जो आपके पास आ रहा है 1 बाई लेमडा की वैल्यू जो होगी R Z² है, तो R Z² 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस हायर एनर्जी का स्क्वायर। तो यहां पर Z बढ़ रहा है, तो Z बढ़ रहा है तो लेमडा कम हो रहा है, आपको कम लेमडा की तरफ जाना है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रोजन से हीलियम का Z बढ़ जाएगा तो विजिबल से बैक आओगे तो अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाएगा। क्लियर अंशिका बेटा? क्लियर कि वो जो रीजन पढ़ते हैं ना विजिबल है, वो हाइड्रोजन के लिए सही है। हाइड्रोजन के लिए जो पहली सीरीज लाइमन होती है वो यूवी, सेकंड जो होती है विजिबल, बाकी IR होती है। लेकिन ये बात बाकी एटम्स के लिए नहीं है क्योंकि वो रेंज है, वो तो फिक्स, वो आपका रेंज होता है। विजिबल रेंज कब होता है? जब किसी का 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ होता है तो उसका विजिबल होता है। अगर वेवलेंथ 4000 से कम होने लग गई, जैसा किसमें होगा, जैसा हीलियम के Z से मल्टीप्लाई करोगे तो Z बढ़ जाएगा तो लेमडा पहले से कम हो जाएगा। इसलिए सबके लिए नहीं अप्लाई करना है वो वाला विजिबल और रेंज, वो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन बेटा। 52 भी पूछा जा रहा है बेटा, कल ही तो डिस्कस किया था रितो, कल ही तो डिस्कस किया था कि अगर कल के पेपर में भी डिस्कस किया आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी लेवल में ब्रिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इमिट नहीं कर सकता है। कल सिखाया तो था न्यूक्लियस के जस्ट पास में 1s होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जा सकते हैं, ऊपर जाएंगे तो एब्जॉर्ब करके जाएंगे, 1s से तो नीचे ऑर्बिट ही नहीं है तो इमिट कैसे होगा। इसलिए 1s में सिर्फ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एमिशन नहीं हो सकता। 2p से तो नीचे आ सकते हो 1s में, लेकिन 1s से नीचे कैसे जाओगे। क्लियर है? तो कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहे हो देखो, तो इस चीज को दिमाग में रखो, दिमाग में रखना है। हर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार करने की बजाय एक बार करो और उसको रिपीट करो घर पे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है प्रॉब्लम बेटा आपका 53 के बाद आपके ऊपर कुछ लोगों ने लिखे थे 72, 58 हो गया था, 72 पर आते हैं। 72 क्या था? टू 68, 69, 70 और ये 72। 1p orbital can accommodate up to 2 electron with opposite spin while p subshell can accommodate up to 72 था ना, ये तो 71 है, 72। What is the ratio of Rydberg constant for helium to hydrogen atom? हीलियम टू हाइड्रोजन, तो देखो रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन तो RH ही होता है या Z² होता है। ये हाइड्रोजन के लिए लगा दो, एक हाइड्रोजन के लिए, एक आप हीलियम के लिए निकालो, तो इसका भी क्या हो जाएगा RH Z² हीलियम के लिए। तो अब RH से RH कैंसिल, तो आपकी वैल्यू रख दो आप कांस्टेंट फॉर, आपको उल्टा करना है, हीलियम ऊपर रखना है और हाइड्रोजन नीचे रखना है। तो हीलियम का Z² ऊपर और इसका Z² नीचे, तो हीलियम हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का कितना होता है बेटा? हीलियम का Z का वैल्यू 2, हीलियम का Z का वैल्यू 2 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, ये चीज और देखनी है आपको, हमें निकालना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हीलियम टू हाइड्रोजन एटम। हीलियम टू हाइड्रोजन एटम करना है, तो हीलियम टू हाइड्रोजन रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 2π² mz² E4 भी आता है, अंदर वाला Z भी है, ठीक है। तो ये RH दोनों का इक्वल नहीं है, RH अंदर वाला भी चेंज हो जाएगा ना। R का फार्मूला ये होता था बेटा, R इज इक्वल टू -2π² mk² Z² E4 अपॉन CH3।
तो ये R यहां पर भी Z आ रहा है, देखो बेटा यहां भी Z आ रहा है, ये Z भी है, तो हाइड्रोजन के लिए ये Z जो है 1 है। ये RH की वैल्यू जो आती है हमारी Z के लिए वैल्यू आती है RH। तो अगर हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट रखेंगे, तो RH इज इक्वल टू -2π² m के Z² अगर हम छोड़ भी देते हैं तो E4/CH3, E4/CH3। मिस्टेक लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है बेटा इसमें तो। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू 2π² m Z² E4CH3 है। हीलियम के लिए ये 2 क्या है, 2 तो नहीं आना चाहिए ना, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है ठीक है, एक M भी तो आ रहा है, M की वैल्यू भी पुट हो रही है बेटा, M का वैल्यू भी आ रहा है, सही है, M का वैल्यू भी आ रहा है। तो R इज इक्वल टू, जब आप रखोगे तो R इज इक्वल टू 2π² m Z² E4/CH3 है। तो इसका मतलब M का भी ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट यूज नहीं करना रेडबर्ग कांस्टेंट, Z² डायरेक्ट यूज नहीं करना, आपको M का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। M कितना है? मास किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम डबल होता है, हीलियम का मास ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ये M भी और आएगा बेटा। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर आप हीलियम लोगे तो यहां पर Z² इंटू जो आपका M भी आया है, मास ऑफ हीलियम इन टर्म ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इसमें निकालोगे 2 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 2 का स्क्वायर, इधर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन से M ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू मास ऑफ हीलियम डबल होता है मास ऑफ हाइड्रोजन का, इधर Z² आ गया 1 का स्क्वायर, इधर मास ऑफ हाइड्रोजन। दो चीजें बेटा, Z का स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना, ये अगर नोट्स के अंदर ना सीधा लिखा है किसी का रेडबर्ग कांस्टेंट, हम लिखते हैं RH/Z², लेकिन M और आएगा बेटा, RH के साथ मास भी आएगा कि मास कितना टाइम्स होता है इंटू मास ऑफ जो भी पार्टिकल है वो भी आएगा इसमें, सही है। तो मास भी लेना है बेटा। 71 वाले में करेक्ट सेट फोर क्वांटम नंबर फॉर द करेक्ट सेट 4 क्वांटम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम बेटा 37 है, तो 37 देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम का क्या होता है 2s1 लास्ट वाले का, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1। तो रुबिडियम ही तो चाहिए बेटा आपको, है ना, रुबिडियम चाहिए। रेनी ने पूछा ना 71, अंशिका ने, अंशिका ये देखो 5s1 है बेटा। तो आउटर मोस्ट शेल n की वैल्यू 5 आ गई, आउटर मोस्ट शेल n की वैल्यू 5, s है तो l की वैल्यू 0 हो गई, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, m की भी 0 होती है, और s की वैल्यू +½ या -½ कुछ भी ले सकते हो आप, तो जो इनसे मैच कर रहा होगा वो ले लेंगे। अंशिका 71 क्लियर, 72 क्लियर बेटा। रेनी 72 में रेडबर्ग कांस्टेंट में RZ² है, लेकिन मास भी चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन के केस में ये वाला मास वाला फॉर्मूला डेरिवेशन से निकलेगा ये। सरफराज बिल्कुल सही बेटा, Z² इंटू 2m लेना पड़ेगा, Z² इंटू 2m। आगे आ जाओ बेटा, 72 से आगे किसी का प्रॉब्लम? 72 के बाद है हर्षिता का 76 से पहले तो नहीं है बेटा किसी का 76 याद करना बेटा, इंफॉर्मेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ये आपकी ऐसे चलती हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, फिर यूवी रेज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, यूवी रेज विजिबल ये बता ही रहा है। द फॉलोइंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अमोंग गिविंग द चॉइस रेडियो वेव है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसमें पूछा क्या है 70, ये कौन से वाला है, यहां पूछा था आपसे 75 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ, आपका 76 था ये।
थर्ड लाइन इन बामर सीरीज कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन विच बोहर ऑर्बिटेड हाइड्रोजन। पहले तो थर्ड लाइन देखो, द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज, तो बामर सीरीज है तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। लोअर एनर्जी लेवल तो फिक्स हो गया, सेकंड हायर एनर्जी लेवल क्या क्या हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फर्स्ट लाइन यहां से, सेकंड लाइन यहां से, थर्ड लाइन यहां से। आपको थर्ड लाइन बतानी है तो 5 से 2 भेज दोगे बेटा। 76 बेटा शिवानी, ऐसा कर लेंगे हम। अंशिका क्या है बेटा, क्या क्या पॉइंट क्या है आपका? m की वैल्यू 1 नहीं होगी s के लिए। s क्या? नहीं बेटा, s के लिए 0 होती है, s के लिए 1 नहीं होती। s के लिए l का वैल्यू भी 0 होता है, m का वैल्यू भी 0 होता है। p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, m का वैल्यू -1, 0, +1 कोई भी हो सकता है। 76 से बेटा आगे, 76 से किसी का प्रॉब्लम? फ्रॉम 76 आगे किसी का? 76 से आगे 78 तक, 78 भी है आपका। ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम माइनस व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो बेटा आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू सेकेंड हो गया। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -13.6, n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 2 के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -3, कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट करना है तो कितनी एनर्जी होगी? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो बेटा। तो -3.4 में से -13.6 माइनस का कर दो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड पर पहुंचना है फर्स्ट से, तो फर्स्ट से सेकंड में पहुंचना है तो एनर्जी कितनी दोगे? जो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा बेटा। 78 के बाद आया है हर्षिता का 80 है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, बेटा क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, जब वो आपका फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है तो फिफ्थ एक्साइटेड का मतलब तो n हायर इज इक्वल टू 6 हो गया। एक्साइटेड स्टेट का मतलब एक ऊपर होता है ना बेटा, ऐसे लेना है। 80 हर्षिता ध्यान रखना बेटा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो n लेवल नंबर होगा 6, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो लेवल होगा थर्ड। तो 2 पर तो जंप ही नहीं कर रहा, तो बामर सीरीज में 2 पे जंप करना चाहिए, 2 पर आ ही नहीं रहा बेटा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। हाँ बेटा तान्या सही है, लोअर एनर्जी लेवल थर्ड है, 2 पर तो आ ही नहीं रहा, 6 से थर्ड पर आके रुक गया, 2 पर पहुंचा ही नहीं, वो 6 से थर्ड पर आ गया तो 2 पर तो आया ही नहीं, तो एनर्जी कहां से आएगी? तो कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बनेगा बेटा। 80 के बाद हरीश का फिर क्वेश्चन है 82, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 6 पॉइंट इंडिकेट इन विच एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी, रिवर्स चले जाओ। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डबल होती है तो टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, तो टोटल एनर्जी आपके पास आ गई -6.8 का हाफ, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी आपके पास? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई हाइड्रोजन एटम में। तो इन विच एक्साइटेड स्टेट, अगर 3.4 है तो इसका मतलब चाहे फार्मूला लगा के देख लो, वैसे याद ही होना चाहिए, तो सेकंड ऑर्बिट होगा, 3.4 है तो बेटा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n²। ये वैल्यू 3.4 है, वैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा। z² 1 की वैल्यू, n² की वैल्यू निकाल लो तो n इज इक्वल टू सेकेंड आ जाएगा। n इज इक्वल टू सेकेंड का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो ऑर्बिट सेकेंड हुआ ना बेटा, ऑर्बिट सेकेंड हुआ, तो ऑर्बिट सेकेंड हुआ तो n की वैल्यू तो 2 होगी, लेकिन एक्साइटेड स्टेट तो फर्स्ट होगी ना, सेकेंड ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट सेकेंड हो रहा है तो एक्साइटेड स्टेट तो फर्स्ट है बेटा। (82) के बाद बेटा किसी का 82 से आगे, 82 से आगे किसी का कोई प्रॉब्लम? उसके बाद लास्ट है शिवानी का 90, लास्ट है 90, 88,
89, 90. Which one is the wrong statement? Which one is the wrong statement? 90 में देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी और टाइम पे भी लगता है, ठीक है। हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री, ठीक है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2, ये कैसे हो सकता है? यही इसी पर तो इतना फोकस किया था बेटा हमने। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कह रहा है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कैसे होगा शिवानी? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में एनर्जी किससे डिसाइड करते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। हाइड्रोजन का केस, यही चीजें तो मिस होती हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एनर्जी n से डिसाइड होती है। सिर्फ एनर्जी जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, n प्लस एल नहीं लगता हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बेटा। बेटा n प्लस एल क्यों लगाओगे जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? तो यही तो पढ़ाया था मैंने, यही चीजें तो है जो सिखाई थी मैंने आपको कि वही गलती नहीं करनी ना, जो एग्जामिनर चाहता है वो गलती आपको नहीं करनी। मैंने आपको थ्योरी में यही तो समझाया था, हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी सिर्फ n से देखते हैं, n प्लस से नहीं देखना। अच्छा, बीच में मुझे हरीश और फरहीन ने 85, 86 का भी डिमांड किया है। 85 और 86 का देखते हैं इसमें क्या है। ये तो आ गया आपका 86। 86 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेशनरी स्टेट, तो बेटा mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, यही तो एंगुलर मोमेंटम होता है। और n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 से इंफिनिटी। तो mvr NH अपॉन 2 पाई तो पहला ही दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्यों कर दिया अब? 86 के साथ साथ आपने पूछा है मेरे से 85। 85 द वैल्यू ऑफ a नोट इन r एंड a नोट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है। तो r इज इक्वल टू फार्मूला यही होता है ना, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z है, हाइड्रोजन है तो n स्क्वायर अपॉन जो भी होगा z इसका आपका। लेकिन बट ये फर्क है कि ये वैल्यू हमने एंगस्ट्रॉम में की थी। 0.529 हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एंगस्ट्रॉम में थी, वो पिकोमीटर में कह रहा है। तो पिकोमीटर में आप 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये फर्क था। एंगस्ट्रॉम में होता तो 0.529 होता, लेकिन पिकोमीटर में कह रहा है तो पिकोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पिकोमीटर होता है बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम 10 पिकोमीटर। लास्ट वाले में ग्रुप वैलेंसी का मतलब, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास v ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। v ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो सिंपल है बेटा, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी को ही कह रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या, कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। चले बेटा, हो गया फिनिश। नेक्स्ट देखो, अब हम आते हैं अब बेटा अपने आते हैं अपने पॉइंट पर। देखो आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज के टॉपिक में क्वेश्चन बनने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। यहां पर जो नीट में आपके क्वेश्चन आते हैं वो जरूर एक ना एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा आपको। तो इसके अंदर आज हम जो बात करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग की थी उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करने जा रहे हैं बेटा, कि कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। देखो एक कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आपने देखा था आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देखा था आपने बेटा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो था वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब साझेदारी होता है। ये जो बॉन्ड बनता है ए बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड है वो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अगर हम इलेक्ट्रॉन का एक एक का शेयरिंग करेंगे तो वो बॉन्ड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर दे तो ये जो बॉन्ड बनेगा बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो इस टाइप से जो शेयरिंग से बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनता है तो ये शेयरिंग किस लिए होती है और क्यों होती है, इस बात का देखो। अब आप एक कोवलेंट बॉन्ड जो है आप शेयरिंग करते हो तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का शेयरिंग हुआ, तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक वीबीटी थ्योरी है, हम ज्यादा अपने क्वेश्चनिंग पे चलेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के पास आता है तो एक का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो एक कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है ये किससे बनता है, ए शेयरिंग का मतलब यहां पर क्या है, ए कोवलेंट बॉन्ड is formed by overlapping of half filled orbital of two atoms। इसके अकॉर्डिंग दो का हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करता है। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग को बोला जाता है बेटा पार्शियल मिक्सिंग। पार्शियल मिक्सिंग अगर दोनों की ऑर्बिटल की, देखो इसमें आपको डिफरेंस समझना है, एक होता है बेटा ओवरलैपिंग, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्शियल मिक्सिंग। पार्शियल मिक्सिंग जो होती है, इस पार्शियल मिक्सिंग को होने पर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक्चुअली पेयर्ड हो जाते हैं और पेयर्ड होते हैं अपोजिट स्पिन में। तो यहां जो दोनों इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग हुआ, ये शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसलिए जो है ये है आपका दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं विद अपोजिट स्पिन से, इससे क्या आता है, अट्रैक्शन आता है, इससे जो है एबिलिटी, इससे क्या है कि स्टेबिलिटी आ जाती है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है बेटा यहीं से स्टार्ट किया है सरफराज। ए बॉन्ड जो होता है वो ए बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है तो इसको हम जो बॉन्ड बनेगा इसको कोवलेंट बोलेंगे। और अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये शेयरिंग क्यों करता है, ये कैसे करता है, तो इसमें एक्चुअली एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ टू एटम। जैसे हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दोनों से आपस में शेयरिंग इस टाइप से करेगा। और शेयरिंग जब करेगा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे अपोजिट स्पिन में, पेयर्ड होंगे अपोजिट स्पिन में, इसी को आप कोवलेंट बॉन्ड बोलोगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर्ड कर रहे हैं तो इसको आप एक कोवलेंट बॉन्ड बोलोगे। अगर दो कर रहे हैं, देखो जैसे ऑक्सीजन का केस लेते हो आप, तो ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्ड होते हैं, तो ऑक्सीजन अपने दो दो बॉन्ड शेयर कर रहा है तो वो दो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा, उसके दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। ऐसे ही देखो आपका नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन में 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे, नाइट्रोजन के बीच 3 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। अब ये कोई 2 क्यों बना रहा है, कोई 3 क्यों बना रहा है, यह भी डिस्कस करेंगे बेटा, इसका रीजन है। उससे पहले देखो मैं एनर्जी चेंज बताता हूं आपको। आपके सामने है कोवलेंट बॉन्ड और ओवरलैपिंग। जब 2 हाइड्रोजन एटम, आप एज्यूम करेंगे कि आपके सामने 2 हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन ये वाला एटम है, अभी मैंने बताया था 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो देखो बेटा कितने फोर्सेस काम करते हैं, क्योंकि यहां पर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल एटम में आपका न्यूक्लियस है, और जब दोनों हाइड्रोजन आते हैं तो इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, यहां पर आप देखेंगे कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, तो आप न्यूक्लियस देखेंगे यहां पर अगर आप यहां न्यूक्लियस देखेंगे तो एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है बेटा, एक न्यूक्लियस है, और एक ही आप इसके अंदर देखोगे इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देखो आप, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच जो है रिपल्सन है,
और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच और इसके इलेक्ट्रॉनों के बीच भी देखो रिपल्सन है, लेकिन एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के बीच देखोगे अट्रैक्शन। तो एक का और दोनों के न्यूक्लियस देख चुके हो आप रिपल्सन। तो जब दो एटम एक दूसरे के आसपास आते हैं तो बहुत सारे फोर्सेस बेटा काम कर रहे हैं। यहां पर मैं अगर आपको अलग से दिखाऊं तो ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन, तो आप कह सकते हो ना कि इसका इलेक्ट्रॉन सर इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका न्यूक्लियस जब एक दूसरे के पास आने लगेंगे तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। लेकिन इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, आपस में भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो बेटा बहुत सारे अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेज काम करने लगते हैं। लेकिन वो क्या करेंगे, जैसे बहुत दूर दूर से जब पास में आने लगे बहुत मेनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन काम करने लगे, लेकिन एक जगह आके बेटा एक बैलेंस बन जाएगा। अब और ज्यादा पास में नहीं आ पाएंगे वो, अगर और ज्यादा पास में लाओगे तो रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा, और दूर जाएंगे तब भी रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है दो एटम आपस में आकर के एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर, जैसे ये दो मेरे हैंड है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे आके रुक गए, इससे ज्यादा और पास नहीं आ सकते। तो ये जो आते हैं तो यहां पर जो डिस्टेंस जो बनता है उसको हम बोल देते हैं एक टाइप का बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो होता है कोवलेंट होता है। अब इसमें ये बेटा बहुत जरूरी चीज है, ये आपके सामने है कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने पर एनर्जी चेंज क्या होता है। तो दो एटम देखो दूसरे एक दूसरे पास आते हैं तो ये मैंने ये देखो लाइन दिखाई है, ये जब पास आने लगते हैं तो धीरे धीरे ये एनर्जी कम हो रही है। लेकिन इस एनर्जी को ऐसे कम नहीं करना, ऐसे एक साथ नहीं करना, ऐसे धीरे धीरे स्लाइड। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है लेकिन स्लाइटली, सिस्टम का, ये सारी बात सिस्टम की हो रही है, दोनों हाइड्रोजन मिलाकर के बात कर रहे हैं। तो एक पूरे सिस्टम की एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज हो रही है। ये स्लाइटली जो डिक्रीज है ये शो कर रहा है अट्रैक्शन को, ये आपका अट्रैक्शन शो कर रहा है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। करता 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 जैसे यहां पर आ गया, और यहां पर आते आते देखो मिनिमम होगी एनर्जी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी यहां पर मिनिमम आती है। ये आप देख रहे हो, ये बेटा आपका मिनिमम एनर्जी है। जब किसी सिस्टम का एनर्जी मिनिमम है तो इसका मतलब वो दोनों एटम एक जिस डिस्टेंस पर आ सकते थे उस पर आ चुके हैं हम, इससे ज्यादा और क्लोज नहीं आ सकते बेटा। तो मिनिमम एनर्जी होती है सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, तो यहां जितना डिस्टेंस आएगा उसको आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ। जो यहां पर H और H के लिए आपका आता है, जो H और H का डिस्टेंस यहां आएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। और इसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बेटा बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, उसको आप बोलते हो बॉन्ड एनर्जी। इससे और ज्यादा क्लोज लेके आए तो एकदम सी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज जो एनर्जी इंक्रीज शो कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज है रैपिडली, ये शो कर रहा है शोइंग रिपल्सन। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि एक ये क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका प्रॉब्लम हम ऐसे देंगे, क्वेश्चन बेटा ऐसे आएगा, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। ये प्रॉब्लम आएगा बेटा, अगर एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है तो एनर्जी कैसे चेंज होती है। तो इधर देख रहे हो ये वाली जो है ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, नीचे आप जो देख रहे हो ये आपका जो ग्राफ है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच है, और इधर जो आपका आ रहा है जो एनर्जी देख रहे हो। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन को समझना है कि एक आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी चेंज कैसा दिखाई देता। तो ऐसे वी मत बना देना बेटा, वी नहीं बनाना है, इस टाइप से धीरे धीरे स्लोप देना है, स्लोप दे करके फिर धीरे से ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने का मतलब यहां बॉन्ड बन गया, यहां जो डिस्टेंस आएगी उसको हम उसका बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज द कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस टाइप से शेयरिंग है? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम इज ओवरलैप पार्शियली मिक्स्ड विद द हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम।
तो ये जाकर के जहां रुकेंगे आपस में, दो एटम पास में आएंगे, जहां रुकेंगे एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर, या एक जहां पर आ सकते हैं उससे ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते, तो उस डिस्टेंस पर अगर आते हैं तो उसको हम कहते हैं उसका बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड बन गया, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। और ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी चेंज नॉट लाइक दिस रैपिडली डिक्रीज या रैपिडली इंक्रीज नहीं है बेटा, रैपिडली डिक्रीज इंक्रीज वी नहीं है, ये वी नहीं है, धीरे 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 अट्रैक्शन होगा दो एटम के बीच, अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब और ज्यादा क्लोज करोगे तो वो क्या है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब वापस मॉलिक्यूल टूट जाएगा। तो इस टाइप से आप एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन कोवलेंट बॉन्ड दिखा सकते हो। जब कोवलेंट बॉन्ड का अपने ये हाइड्रोजन एटम, ये H2 मॉलिक्यूल अभी मैंने दिखाया है, तो ये हम ऐसा दिखा सकते हैं। आगे का काम करने से पहले देखो सिंपल एग्जांपल उठाते हैं। अब ओवरलैपिंग जो है आपकी, ये जो ओवरलैपिंग आप कर रहे हो, इस ओवरलैपिंग में आपके कुछ बॉन्ड बनते हैं बेटा। एक बॉन्ड होते हैं जब ओवरलैपिंग होती है, एक बॉन्ड को बोलते हैं आप सिग्मा बॉन्ड। वन टाइप बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, सिग्मा बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जब आपके ओवरलैपिंग से बनता है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, या इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग का एक नाम हो रहा है बेटा एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। जब भी आपकी ओवरलैपिंग होगी तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है या एंड टू एंड से बनता है तो हमेशा सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे टाइप को हम बोलेंगे सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। और अब आपको याद रखना है ऐसे कौन कौन सी ओवरलैपिंग है जो हेड टू हेड होती है। तो ऐसी ओवरलैपिंग जो बेटा देखनी है आपने, हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो आपने देखनी है वो कौन सी होती है, देखो आप इसके अंदर एक तो एस एस ओवरलैपिंग। जब भी एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल से करेगा तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एस और पी ओवरलैपिंग, एस और पी ओवरलैपिंग, और पी और पी ओवरलैपिंग, पी और पी ओवरलैपिंग, तीन टाइप की। अब इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूं, एस एस कोई सा भी हो, लेकिन एस पी में एस पी जेड लेना है, क्योंकि जेड एक्सिस को हम एज्यूम करते हैं कि बॉन्ड बनता है एस पी जेड, और यहां दोनों पी भी आप पी जेड ओवरलैपिंग करेंगे। तो एक एस एस ऑर्बिटल के साथ जाएगा, मतलब गोल वाला, एक एस एस के साथ जाएगा। भाई एक्सिस तो होगा ना, कोई किसी एक्सिस पर तो एटम आएंगे, जिस एक्सिस पर एटम पास में आते हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं जेड एक्सिस है। एक एस ऑर्बिटल गोल है, दूसरा ऐसा हो तो कहीं भी आ जाए तो एक आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो। तो एस एस ओवरलैपिंग जब भी होगा तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एक एस है, दूसरा पी जेड, जेड एक्सिस को एज्यूम करते हैं, पी जेड और एस आएंगे तब भी हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दोनों पी जेड आएंगे आपके सामने, देखो दोनों पी जेड आपने लेने हैं, देन भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अब इसका मतलब है कि ये आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो पाई बॉन्ड कैसा होता है, तो पाई बॉन्ड के लिए बेटा जो ओवरलैपिंग करनी है आपने वो करनी है साइड टू साइड या लेटरल ओवरलैपिंग, साइड टू साइड और लेटरल ओवरलैपिंग। अगर साइड टू साइड या लेटरल साइड से ओवरलैपिंग होती है तो ये कब होगी, ये पी में होगी। लेकिन इस बार ध्यान रखना है ये पी कौन से होंगे, जैसे पीएक्स की पीएक्स के साथ या पीवाई की पीवाई के साथ। पीएक्स या पीवाई जब ओवरलैपिंग करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से पाई कोवलेंट बॉन्ड बनेगा आपका, पाई कोवलेंट बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग डिसाइड करेगी कि कौन से वाला कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है बेटा, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है या पाई कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब अगर हम दो एटम के बीच बेटा डिसाइड करते हैं, सपोज मेरा ये हैंड देखो आप, मेरे इस हैंड में मैंने अपना ये थंब, उसके साथ वाली फिंगर और उसके साथ वाली फिंगर, ये मैंने थ्री को ऐसे लिया, दूसरे हैंड में भी इसी थंब और दो फिंगर ऐसे लिए। अब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो तीनों पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपके तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको आप पी जेड मान लो, इस फिंगर को, मिडल फिंगर को पी जेड, इधर वाली भी पी जेड। जब दो एटम आएंगे तो पी जेड, जब पी जेड मिलेगा तो बेटा क्लियर है, पी जेड मिलेगा तो हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है और आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब अगर दो एटम के बीच एक सिग्मा बन गया अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो दूसरा जो होगा, सपोज ये आपकी साइड वाला, ये आपकी साइड वाला पीएक्स है, तो पीएक्स साइड टू साइड ओवरलैप हो रहा है तो पाई बॉन्ड बनेगा। इधर जो थंब है मेरा, ये देखो, ये सपोज आपका पीवाई एक्सिस है तो ये भी आपका पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर तीन पाई ऑर्बिटल की बात करें हम,
3 पाई ऑर्बिटल की बात करें, हाँ एज्यूम करते हैं pz को बेटा, z एक्सिस एज्यूम करके चलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी तीनों की है लेकिन pz को एज्यूम करके चला जाता है। तो अगर इसका मतलब हमारे पास 3 p ऑर्बिटल हैं, तो ये एग्जांपल देखो, अब इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं N2 मॉलिक्यूल का, N2 मॉलिक्यूल बनाना बेटा हमें। अब N2 pz में पाई बॉन्ड नहीं बेटा, पाई बॉन्ड नहीं प्रशांत, पाई बॉन्ड pz से नहीं बनता। मैंने देखो इधर लिखा है सिग्मा बॉन्ड बनेंगे SS ओवरलैपिंग से, SPZ ओवरलैपिंग से और PZ ओवरलैपिंग से। SS SPZ एंड PZ ये 3 ओवरलैपिंग हैं जो आपकी सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाती बेटा प्रशांत, पाई बॉन्ड नहीं बनाता ये। और पाई बॉन्ड कौन सा बनाता है, PX और PY बनाते हैं, PX और PY पाई बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, पाई कोवलेंट बॉन्ड। और 2 एटम के बीच अगर 3 बॉन्ड बनेंगे तो पहला हमेशा सिग्मा होगा, उसके बाद 2 पाई होंगे। देखो कैसे, सपोज एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा, N का एटॉमिक नंबर है 7, तो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p3। अब ये इसका पूरा वैलेंस सेल है सेकंड, तो वैलेंस सेल है तो इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 करके। अब इसके हाफ फील्ड हो गए। एक दूसरा नाइट्रोजन है, उसका भी यही सीन होगा, अब यहां पर जो pz लोगे आप, सपोज ये px pz py, इधर भी देखो px pz py, जो pz बनाएगा वो सिग्मा बनेगा, उसके बाद जो px बनेगा वो भी पाई बनेगा, py भी पाई बनेगा। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने बन गए नाइट्रोजन के बीच, एक बन गया सिग्मा और 2 बन गए पाई, और हर एक नाइट्रोजन के पास एक रह गया लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बन गए बेटा, नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बन गए। और अगर इसको P की हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, वो F का दे रखा, मैं आपको इसका नाइट्रोजन का ही बता देता हूं कि अब आप एक एज्यूम कर सकते हो कि एक नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर था और 3 p ऑर्बिटल थे। अब 3 p ऑर्बिटल सपोज ऐसे एज्यूम कर सकते हो, एक सपोज pz, इसके परपेंडिकुलर एक सपोज px, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो यहां नहीं दिखा सकते आप, मतलब आधा आपकी तरफ उठा हुआ आधा पीछे की साइड उठा हुआ, तो py, तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन। इधर वाला दूसरा एटम, उसमें भी सेम सीन क्रिएट हो रहा है, pz px और py। अब यहां से इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड बन गया सिग्मा, px से px की ओवरलैपिंग वाला बन गया पाई, py से py वाला बन गया पाई। तो नाइट्रोजन के बीच अगेन देखो क्या आया, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड आते हैं। अब आता है कि कोई कोवलेंट बॉन्ड, चलो ओवरलैपिंग से भी हो गया, सिग्मा भी बन गया, पाई भी बन गया, लेकिन कोई भी जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कब तक अपनी शेयरिंग कर सकता है, उसकी शेयरिंग कब तक होगी। तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है उसका एक्सप्लेनेशन देखें हम, तो वो एटम जो होता है, एटम डज शेयरिंग अप टू कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, मतलब अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, तब तक करता है जब ऑक्टेट हो जाता है, बिकॉज ऑक्टेट जो होता है स्टेबल है। एक्सेप्ट, ये रूल नहीं लगेगा आपका, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि वो डुएट बनाते हैं, डुएट में स्टेबल हो जाते हैं।
तो जैसे देखो क्लोरीन में, क्लोरीन के पास आप देख रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, लेना सिर्फ कौन सा है, लेना सिर्फ आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब इसके पास भी 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। इस थ्योरी को बोलते हैं लेविस ऑक्टेट थ्योरी, लेविस ऑक्टेट थ्योरी। तो इसका मतलब कोई अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है, शेयरिंग क्यों करता है, तो क्या आंसर देंगे बेटा, क्यों शेयरिंग करता है, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 करना चाहता है, 8 करने के लिए वो अपनी शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन और हीलियम में 8 नहीं होते। ये पहले एक बेटा थ्योरी बताई गई थी, ये एक आपका जो है थ्योरी बताया गया कि भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी को बोला गया लेइस थ्योरी, इस थ्योरी को बोला गया लेइस, और लेइस की भी ऑक्टेट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, O2 मॉलिक्यूल, तो एक ऑक्सीजन में देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 चाहिए उसको, तो 1 2 3 4 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले के साथ शेयर कर ले, तो 2 अपने कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, एक जिसमें सिग्मा होगा, हमेशा पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई। तो करना क्यों चाहता है, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है बेटा। लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुई बेटा, इसके क्या हुए, फेलियर बहुत मिलने लगी। तो कई ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो जो है ऑक्टेट रूल में जो है फॉलो नहीं करती है, तो इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। हम ये बोल सकते हैं एक्सेप्शन ऑफ लेइस थ्योरी। अगर आप लेइस थ्योरी का एग्जांपल देखते हो बेटा, इसमें पहला क्या एक्सेप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज का मतलब ऑक्टेट नहीं है तब भी स्टेबल है बहुत सारी स्पीसीज, नॉट कंप्लीट ऑक्टेट बट स्टेबल। कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है बेटा लेकिन तब भी स्टेबल है। अब कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है तब भी स्टेबल है, तो इसका लीस्ट थ्योरी के पास कोई एक्सेप्शन मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जैसे एग्जांपल देख रहे हो आप BF3, अब BF3 का बॉन्ड बना के देखो, BF बोरोन के पास मिला के बॉन्डिंग मिला के भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, 8 नहीं है, क्यों स्टेबल है, इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ल्यूस थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो जिनमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है वो क्यों स्टेबल है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे SnCl2, इसमें Sn का बॉन्ड बनाओगे तो Cl और एक इसके पास मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं ना, कार्बन फैमिली का है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 2 शेयर भी हो गए तब भी तो 6 ही हुए, 8 तो नहीं हुआ। लेकिन SnCl2 देखो अब बनता है, तो ऐसा क्यों बनता है, वो आपका ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती थी कि कोई कोवलेंट बॉन्डिंग तब तक बनाता है जब तक वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। बट देयर आर मेनी एग्जांपल इन विच सेंट्रल एटम डज नॉट कंटेन इट्स कंप्लीट ऑक्टेट बट दे आर स्टेबल। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसमें कुछ एग्जांपल जो है आपके सामने है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के एग्जांपल है। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं बेटा जिसमें 8 से भी ज्यादा है, मैक्सिमम कोवेलेंसी है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है बट स्टेबल है। ऐसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा भी हो रहे हैं बेटा, तब भी वो क्या है, तब भी वो स्टेबल है। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी जो इस थ्योरी के पास नहीं। जैसे एग्जांपल देखो PCl5 SF6, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं PCl5, तो स्ट्रक्चर आप, ये तो सिंपल एग्जांपल है, अभी तो हमें मेन आना है। तो इनमें तो देखो आप सिंपल स्ट्रक्चर भी बनाओ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो PCl5 स्टेबल है और 10 इलेक्ट्रॉन, 8 से बढ़ गए। कोवेलेंसी एक्सपेंड हो रही है तब भी स्टेबल है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 के 6 बॉन्ड बनाएगा तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर क्यों स्टेबल है ये,
कहां तक ले गई है अपने इलेक्ट्रॉन। तो इस थ्योरी का भी जो है, इस पॉइंट का भी एक्सप्लेनेशन जो है इस थ्योरी के पास नहीं था। ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखो, अब जो आपकी ऑक्टेट थ्योरी कहती है वो कहती है 8 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होते तो उसको अटेन करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता रहता है। लेकिन 8 तो एक इवन नंबर है बेटा, ओड नंबर की स्टेबिलिटी कैसे, ओड नंबर का स्टेबिलिटी कैसे है, ये इस थ्योरी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओड इलेक्ट्रॉन ऐसे है हमारे पास एग्जांपल, जैसे आप देखो NO, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, NO का स्ट्रक्चर बनाओगे, NO में 3 और NO का एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है ये वाला। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है, तो 8 तो कभी बन ही नहीं पाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बन ही नहीं पाएंगे। तो NO, ये एक बार याद कर लो, NO, NO2, इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ClO2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये क्यों स्टेबल है स्पीसीज, ओड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जो होती हैं वो क्यों स्टेबल है, इसलिए इसके अंदर भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने से भी इसमें जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो ये भी थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करती। क्या लिख रहे हैं बेटा खुशी, ये बीच में क्या आ गया। हाँ बेटा आज ही तो स्टार्ट कर रहे हैं ये अपने, साक्षी खुशी ये न्यू ही है बेटा, आज जो है बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट किया है कोवलेंट बॉन्ड हमने, इसके साथ पैरेलल हो जाओ आप लोग, ये न्यू है बिल्कुल, इसके साथ पैरेलल होना है। स्टार्टिंग का पेपर छोड़ के जो हमने स्टार्ट किया है वो आपका न्यू है आज वाला। तो यहां पर देखो बेटा, यहां तक आते आते मैंने यहां से स्टार्ट किया था, मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं सारी चीजें, तो रिवाइज कर रहा हूं मैं। देखो मैं कह रहा हूं कि कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है, यहां से ये केमिकल बॉन्डिंग यहां आया, तो कोवलेंट बॉन्ड मैंने यहां से बताया आपको। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ए बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम, जैसे हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे का हाफ ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। जब भी एक बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो कैसे होगी बेटा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में पेयर्ड हो जाएंगे तो उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब आगे आ गया था कि कोवलेंट बॉन्ड बेटा कितने टाइप का है, फिर देखो कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड ये एनर्जी चेंज बताया मैंने कि कोवलेंट बॉन्ड में 2 एटम पास में आते हैं तो एनर्जी चेंज ऐसे दिखाना है आपने, पहले डिक्रीज दिखाना है फिर रैपिडली इंक्रीज दिखाना है। फिर देखो आप, फिर मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप के हो गए, मतलब यहां आप ये बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये तो थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री है एक तरह से, अभी मुझे आना तो पॉइंट पे हाइब्रिडाइजेशन पे। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो आप सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो और पाई कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो बेटा, पाई कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हो। सिग्मा किससे बना सकते हो, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड ये किस किस ओवरलैपिंग से, तो अभी बताया एस पीजेड और पीजेड ओवरलैपिंग से। और पाई कोवलेंट बॉन्ड किससे बना सकते हो, पीएक्स और पीवाई से पाई कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए। अब ये कोवलेंट बॉन्ड आपने बनाए, यही एग्जांपल किया था हमने, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड एंड पाई कोवलेंट बॉन्ड। अब ये पॉइंट आया था कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने पर पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनेगा, बाकी जितने भी होंगे पाई होंगे, तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही तो बना सकते हो 2 एटम के बीच, क्योंकि एक्सिस ही 3 है, एक्सिस 3 है बेटा, एक सिग्मा बनेगा 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे आपके। अब इसमें आया था कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता कब तक बनाता रहेगा, कोई शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की कब तक करता रहेगा, तो ऑक्टेट एक थ्योरी था, एक साइंटिफिक, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है बेटा, लेकिन कहां एप्लीकेबल है, कुछ एग्जांपल में एप्लीकेबल है कि खास करके कार्बन के कंपाउंड में एप्लीकेबल है। उसमें कहता है कि कोई भी एटम शेयरिंग तब तक करेगा जब तक अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, जैसे क्लोरीन वाला एग्जांपल दिया, 7 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो शेयरिंग करके 8 करता है। बट इसके हमें एक्सेप्शन मिले, क्या एक्सेप्शन मिले इसके, देखो हमें
पहला एक्सेप्शन तो यही है कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें फेलियर, जिसको बोल रहे हैं फेलियर ऑफ ऑक्टेट रूल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होते, 8 से कम होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इनमें 8 नहीं होते तब भी ये स्टेबल है, तो ये फेलियर है ल्यूस थ्योरी का। जैसे एग्जांपल BF3 SnCl2 बताया, इसमें देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर ऑक्टेट से ज्यादा वाले ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट है लेकिन स्टेबल है, जैसे PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में सेंट्रल एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका इस टाइप का एग्जांपल। और तीसरे देखो मैंने ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताया, तो अभी आपको याद करने, अभी सिखाऊंगा बनाना, अभी आप एग्जांपल याद कर लो, मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बना दिया। जैसे NO नाइट्रिक एसिड, NO इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड में ओड नंबर इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कभी हो ही नहीं सकते, ओड नंबर इलेक्ट्रॉन होगा तो, ओड मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो NO2 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके स्ट्रक्चर में भी, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें भी अभी याद रखना है ये NO2, और ये भी आएगा तो फिर देखेंगे ClO2 में, अब स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे तो उसमें पता करेंगे, उसमें भी एक और इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन फिर ये क्यों स्टेबल है, इनमें तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के पास नहीं थे। तो इन सब चीजों का एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमने क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करने के लिए एक दो पॉइंट और है, मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूं, कि एक जो होता है कि ये आपका कंसेप्ट आया कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप भी होता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ये जो होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बट अनइक्वल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, है तो शेयरिंग, अनइक्वल हो जाए, तो ये स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को नाम बदल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप बोल देते हो। एक नाम और भी देते हैं इसको, डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हो आप, डेटिव बॉन्ड। जैसे सभी को आपको एग्जांपल एक पता होगा, जैसे वाटर का एग्जांपल है H2O, H2 ये वाटर होता है बेटा, और एक हमारे पास वाटर की बजाय होता है H3O पॉजिटिव। अगर H2O का भी आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो H2O में OH और 2 लोन पेयर होते हैं। अगर इससे एक H पॉजिटिव अटैच कर दिया जाए तो H पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो H पॉजिटिव को ये जो ऑक्सीजन है अपना एक लोन पेयर दे देता है बेटा, ये लोन पेयर उसको दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए इसको हम एरो करके ऐसे दिखाते हैं कि H पॉजिटिव को इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने के बाद पॉजिटिव चार्ज खुद पे लिया है, तो H3O पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बॉन्ड जो है आप देख रहे हो, इसी बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक मिनट रुकना बेटा। हाँ हेलो बेटा, मैंने अभी आपका क्लास इसलिए रोका था
कि अभी जो है आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है जो प्रीवियस ईयर हमारे साथ थे, वो अभी मुझे देखो ये मिठाई खिलाने आए हैं, काजू कतली, जो मुझे काफी पसंद है। तो मैं आपसे जो है उनको मिलाने के लिए लाया हूं। ये आमिर है और आमिर ने इस बार इनको वीएमसी कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं अभी कि जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ आपको जो प्रॉब्लम आ रही होंगी वो इनको भी आ रही होंगी। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि सर या भैया ये चीजें हम आपने कैसे इनको ओवरकम किया था या कैसे कर सकते हैं। ये चैटिंग में आप लिख सकते हो बेटा, इधर ये आमिर ये चैटिंग है, इसमें वो अपना कोई क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर आएगा और यहां से आप बोलोगे फिर उनका जवाब जाएगा। हाँ बेटा आप बात कर सकते हैं, आपके सीनियर हैं और अभी अभी जो है इनको कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये लीजिए आप बात कर लिए, आप उन्हें पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे भी आपको। आओ बेटा। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट था। थैंक यू हरीश आलम, थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो बताइए। थैंक यू थैंक यू। बताओ सबसे पहले फीलिंग कैसी आ रही है? फीलिंग तो पहले की और बाद में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? पहले तो जब तक नहीं होता तब तक लगता है कि कितना मुश्किल है सिलेक्शन लेना, और जब हम वो वाली लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत इजी था, कि इस चीज के लिए इतना टाइम लगा दिया हमने। और बस यही है कि एक साल की मेहनत की बात है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे 1 साल तक अच्छे से, जो टीचर बताएं आपको, रेगुलर गाइड करें, उनको सुनना। टीचर हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम कभी कभी अपने हिसाब से बना लेते हैं कि भाई आज मैं ये करूंगा आज, या फिर मेरा पैटर्न ये होना चाहिए पढ़ाई का। टीचर हमको बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज होती है कि उन्होंने ही हमारे जैसे कम से कम 100 बच्चे सेलेक्ट करवाए होते हैं ना। हमारी कमियां और हमारी स्ट्रेंथ टीचर को ज्यादा आइडिया होता है। थैंक यू। ये शिवानी पूछ रही है कि भैया आपका क्या एक्सपीरियंस था अबाउट नीट प्रेप? वो एक कोचिंग ही है, बस एक नीट प्रिपरेशन के लिए, कि भाई हमने रेगुलर वे में जो आज का काम था हमारा, हमने आज ही निपटाया ना, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता था आगे के लिए। और हल्का सा छोटा सा टाइम क्लास शुरू होने से पहले उसको रिवाइज करना, कि भाई हम जो आगे वाली क्लास है जो सर हमें पढ़ाने वाले हैं, हम उसको देख लें कि सर ये पढ़ाने वाले हैं, ताकि हमें उसको रिवाइज करने में बाद में ज्यादा टाइम ना लगे। और डेली का काम अगर आप डेली निपटाओगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, आपकी रिवीजन के टाइम। आप रिवीजन में कम टाइम लोगे और प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको। हाँ, सरफराज सिद्दीकी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेटर मेरे पास ही है। वीएमएमसी अलॉट हुआ है, वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। स्टडी पैटर्न का मेरा ये है, सबसे अच्छा लॉजिक ये होता है कि अगर आप 2-2 घंटे भी पर सब्जेक्ट को दो हर रोज, तो उससे बर्डन नहीं रहेगा आपका, कुछ ड्यू नहीं रहेगा कि कल सर ने ये पढ़ाया था उसका मैं आज कर रहा हूं। अगर कल का काम कल निपटा लोगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा और आगे करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। सारी बात यह है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। जो आप थॉट में सोचते हो ना, वही आपके एक्शन में रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं तो यही सोचता था कि भाई आज का काम आज निपटाना है, क्योंकि मेरा संडे को टेस्ट है। बेटर सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, अपने आप को सबसे अच्छा लाना है हर डे टू डे में। हिमांशु पंडित गेमिंग, भाई कैसा फील हो रहा है? आप डॉक्टर बन के ही निकलोगे आप जी। बट यह कि वहां पे भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये चीज नहीं भूल सकते कि भाई हम यहां तक कैसे आए। अगर फिर वहां पे भी ज्यादा टाइम स्पेंड फालतू चीजों में कर दिया तो बेकार हो जाएगा ना इतनी मेहनत। समीर पूछ रहा है केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से कैसे ओवरकम करें? एक्सेप्शन के लिए हाँ, ये मैंने किया था कि एक्सेप्शन वाले सारे केस सिर्फ 1 पेज या फिर 2-2.5 पेज सारे लिख लो आप एक साथ, कि ये एक्सेप्शन है और जनरल चीजें आपको पता है। क्योंकि जनरल चीजों से क्वेश्चन मुश्किल बनता है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप उन चीजों को एक जगह अभी से कलेक्ट करके चलोगे ना तो काफी फायदा मिलेगा। ये प्रभु दयाल कुछ पूछ रहा है, भैया स्टेट कोटे में एमएमसी मिल सकता है क्या?
नहीं, मेरा तो ड्रीम गोल इज बीएमएमसी था। मैंने उसको सेकंड चॉइस पे भी रखा था एम्स दिल्ली के बाद। तो मैंने वहां पे मना भी कर दिया विलिंगनेस के लिए, और वही चाहिए था तो वो ही मिल गया। बता दो उसका क्यों चाहिए था। रीजन तो बहुत सारे होते हैं। देखो, मतलब आगे का अगर फ्यूचर देखो तो वहां सबसे ज्यादा श्योरिटी वही है कि भाई आपको पीजी कोटा मिल जाता है, पढ़ाई भी अच्छी है, प्लस मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद उसका हॉस्पिटल जो लिंक है, इस वजह से। और मेरे कई सारे दोस्त भी हैं वहां। मेरा कितने स्कोर का एम था, कभी मैंने स्कोर में एम नहीं किया हारिश आलम। मैंने ये सोचा था कि 180 क्वेश्चन होते हैं, मेरे को 180 करने हैं बस। क्योंकि अगर 600 सोचता तो 550 रहते, या 650 सोचता तो 600 आते। जब मैं वहां पे पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था 180 क्वेश्चन है, मैंने 180 की प्रैक्टिस की है, 180 करके आने। Yes, sir. और सर आप थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, sir. अगेन, है ना। मिल लो आप, बाकी से मिल लो, मैं फिर इनको करवा देता हूँ। बाय बाय। आने वाले दिनों में और बच्चे आते रहेंगे, उनको करवाते रहेंगे हर क्लास के टाइम बाय। इसमें पीपीटी में ओपन करो ना उसको। हो गया। हो गया। कर दिया। अब तो कुछ आइडिया होने लगे ना। हाँ बेटा, हाँ देखो, तो हम कह रहे थे कि भाई एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर शेयरिंग इक्वल होती है तो हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर शेयरिंग अनइक्वल हो, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दे दे, जैसे आप वाटर वाले केस में देख रहे हो, ऑक्सीजन H पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इससे ये इस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। बनने के बाद कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस जो है बना कैसे है ये है कि उसका प्रोसेस क्या है। तो आप बोलोगे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली बेटा, मैंने पहले आपको आयनिक बॉन्ड के कुछ मैंने कैरेक्टर बताए थे, तो कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर देखो। अगर किसी में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उनके कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, जरा नोट करो। देखो बेटा, अब ये ऐसे क्वेश्चन को याद करने की, अभी तक का पार्ट सिर्फ थ्योरेटिकल चल रहा है, अभी नेक्स्ट क्लास जो आएगा थोड़ा कैलकुलेटिव आएगा। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, अगर कैसा भी हमारे पास कोई जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड की फिजिकल स्टेट आप देखोगे जनरली गैसेज होती हैं, जनरली गैसेज होती हैं, लिक्विड भी हो सकती है कुछ, जैसे आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब देख रहे हो, CO2 और हाइड्रोकार्बन, मीथेन वगैरह, ऑर्गेनिक के जितने भी कंपाउंड है सब कोवलेंट है बेटा, वो सब गैसेज है। लेकिन लिक्विड भी मिल सकती है, जैसे वाटर देख रहे हो आप, वाटर लिक्विड है। और रेयर केसेस में बेटा सॉलिड भी हो सकती है, जैसे डायमंड। तो फिजिकल स्टेट जो है, अगर ये मतलब अगर इसमें सॉलिड आ गया तो इसमें क्या होगी, 3D नेटवर्किंग कोवलेंट बॉन्डिंग होगी बेटा। 3D नेटवर्किंग मतलब जनरली तो सॉलिड होते ही नहीं है, अगर सॉलिड बन गए तो वो दुनिया के सबसे हार्डेस्ट सॉलिड है, बिकॉज उसके अंदर 3 डायमेंशनल नेटवर्किंग कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। यू नो ना कि डायमंड जो होता है, डायमंड क्या होता है, नेचुरली सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। डायमंड नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल होता है बेटा। तो जनरली आपको जितने भी कोवलेंट कंपाउंड मिलेंगे बेटा, गैसेज में मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलते हैं, सॉलिड में बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जिसमें सॉलिड आ गया, जैसे डायमंड है, और उसमें 3D नेटवर्किंग स्ट्रक्चर आ गई, तो वो फिर हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल होते हैं। मोल्टिंग जैसे गैसेज हैं, तो नो डाउट ज्यादातर गैसेज या लिक्विड है, तो आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयंस है नहीं, तो बैड कंडक्टर होंगे, तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड तो है ही, कोवलेंट नेचर है ही उसके अंदर, तो कोवलेंट कंपाउंड है तो डिजोल्व जो होंगे, डिजोल्व इन कोवलेंट सॉल्वेंट के अंदर होंगे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक वाले, बेंजीन, इसमें सॉल्वेंट होंगे। बट यहां एक पॉइंट है बेटा याद करने वाला कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं, तो नॉट कंसेप्ट होता है बेटा हमारा लाइक डिजोल्व, लाइक डिजोल्व
लाइक। और कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन वगैरह। लेकिन आपने कुछ एग्जांपल देखे होंगे कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड वाटर में भी डिजोल्व होते हैं। अब ये एक्सेप्शन हो गया, जैसे अभी बात कर रहे थे, पूछ रहे थे आप अपने भैया से अभी कि भाई एक्सेप्शन वाले कैसे करें। तो ऐसे कुछ कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जो आपके वाटर में डिजोल्व होते हैं, बट उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये पॉइंट याद रखना आपने, सम कोवलेंट कंपाउंड कैसे, कौन कौन से, जैसे एज शुगर, देखो चीनी को पानी में मिलाते ही डिजोल्व हो जाती है, लेकिन है तो कोवलेंट कंपाउंड ना। शुगर, एल्कोहल एटसेट्रा जो ये होते हैं, आर सोल्यूबल इन वाटर, आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर जो आपके सोल्यूबल है, आर सोल्यूबल इन वाटर। रीजन बताना है ड्यू टू, कभी एग्जाम में आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका रीजन बताना है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, जनरली कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं, बट कुछ ऐसे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वो वाटर के अंदर भी डिजोल्व हो सकते हैं, जैसे आपका शुगर, अल्कोहल, ये डिजोल्व हो जाते हैं। इनमें आगे चल के आइसोमेरिज्म पढ़ना है आपने, आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है। मोलिकुलर रिएक्शन इसमें बड़ी स्लो होती है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग होता है। देखो अब स्लो वाला पॉइंट देख लेते हैं, स्लो क्यों होती है। तो यहां पर जो स्पीड है रिएक्शन की, स्पीड ऑफ रिएक्शन, अगर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है तो वो स्लो है, क्योंकि यहां पर एक कंसेप्ट होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग होती है। कुछ बॉन्ड टूटते हैं, मेकिंग होती है। दूसरा रीजन कि ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल, अभी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, डायरेक्शन पढ़ोगे तो डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो जब डायरेक्शनल बॉन्ड होता है तो स्पेशल डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनना है। जैसे देखो आपका कितना सिंपल एग्जांपल है ये, कि अगर आप अल्कोहल को हीट करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सभी एग्जांपल जानते होंगे, कि अगर आप अल्कोहल को हीट करते हो H पॉजिटिव में तो इथीन बनती है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। तो इसमें पहले ये और ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग में टाइम लगता है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में टाइम लगता है तो इस रीजन से बेटा हम क्या बोलते हैं कि ये जो आपकी रिएक्शन है वो मोलिकुलर रिएक्शन यहां पर स्लो रहती है। मोलिकुलर रिएक्शन जो है वो आपकी स्लो होंगी। कोवेलेंसी मतलब बॉन्ड कितने बनाएगा, अलग अलग जो है वो अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे। हर किसी की कोवेलेंसी जो है एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं। कोवेलेंसी आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, जैसे P फास्फोरस PCl3 भी बना रहा है, PCl4 पॉजिटिव भी बना रहा है, PCl6 नेगेटिव भी बना रहा है। तो फास्फोरस देखो 3 बॉन्ड भी बना रहा है क्लोरीन के साथ, 4 बॉन्ड भी बना रहा है और 6 भी बना रहा है। तो वेरिएबल कोवेलेंसी मिल सकती है आपको। एक ही एटम एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन का एग्जांपल देखो, यू नो कि नाइट्रोजन के एग्जांपल में अमोनिया NH3 भी बना रहा है और अमोनियम आयन भी बना रहा है। तो 3 हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, 4 के साथ भी, 3 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, 4 भी बना रहा है। तो कोवेलेंसी भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो ये एक जनरल आइडिया था बेटा कोवेलेंट कंपाउंड का। तो कोवेलेंट कंपाउंड के जनरल आइडिया आपने देखे। अब थोड़े से जो अभी तक पढ़ा है, आज का थ्योरेटिकल पार्ट है अभी तक का, तो थोड़ा सा जो पढ़ा है इस पर थोड़ा क्वेश्चनिंग देखते हैं। अब देखो आपके सामने बेटा क्वेश्चन है, पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनता है तो उसके लिए क्या करेक्ट पॉइंट है बेटा। पहला, इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम। दूसरा, डायरेक्शन इज नॉन पोलर। थर्ड, इट मे बी पोलर और नॉन पोलर। और डी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट टुवर्ड 1 एटम। क्या आंसर देंगे बेटा?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर कोवलेंट बॉन्ड? सान्या, हर्षित, शिवानी, फरहान, ए आंसर आ रहा है। तो देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर कोवलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम। इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में जो होते हैं शेयर्ड होती हैं। डायरेक्शन इज नॉन पोलर, पोलर, वो सारी बातें अलग हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें शेयरिंग होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन शेयर। सही है बेटा सदप, यशा, हरीश, ए आएगा बेटा। श्लोक सही है, ए। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने, दूसरा प्रॉब्लम है आपके सामने। द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल, ध्यान देना, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम हैज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? अनइक्वली शेयर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉनों को, विद आइडेंटिकल स्पिन करेंगे, या इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम करेंगे। क्या आंसर होगा बेटा? द बॉन्ड बिटवीन, सदफ का आंसर आया डी, हरीश का है बी। बी ट्रांसफर नॉन मेटल एटम और आइडेंटिकल एटम में ट्रांसफर तो नहीं जची बात। डी बेटा सही आंसर है, ज्यादातर लोगों का सही है। हर्षित का आंसर गलत था कि भाई आपके क्या कह रहा है? द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, नॉन मेटल। एग्जांपल सोचा करो ना, जैसे नॉन मेटल है क्लोरीन, नॉन मेटल है आपके पास क्लोरीन, और आइडेंटिकल दो क्लोरीन ले लेते हैं, आइडेंटिकल नॉन मेटल, मतलब एक जैसे क्लोरीन क्लोरीन ले लो। तो क्लोरीन क्लोरीन अभी बनाया तो सही आपने, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 होते हैं, इसमें भी 7 होंगे बेटा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका शेयर हो जाएगा। तो क्या हो सकता है? इसमें जो शेयर होता है इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसका मतलब इस कोवलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस टाइप से अपोजिट स्पिन में जो होते हैं पेयर्ड होते हैं। तो अब देखो आपका आंसर अनइक्वली शेयर्ड, तो गलत हो गया बेटा, अनइक्वली थोड़ी होगा शेयर्ड, अनइक्वली शेयर्ड गलत हो गया। ट्रांसफर्ड तो कंप्लीटली गलत हो गया। ट्रांसफर्ड जो होता है वो तो आयनिक बॉन्ड में होता है, कैटायन और एनायन बनते हैं बेटा। शिवानी, शबा, यशा, याशा, तबा खान, ये देखो आपका डी आंसर आ रहा है। विद आइडेंटिकल स्पिन, ये अगर आइडेंटिकल बोल दिया इसलिए गलत हो गया। ये देखो स्पिन, अपोजिट स्पिन होता है, जब शेयरिंग होती है तो उसमें अपोजिट स्पिन बनता है। और लास्ट वाला देखो इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज क्लोरीन में हम ये इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड करते हैं दोनों के लिए, हमने ऑक्टेट थ्योरी भी लगाया था। तो आपका विवेक सही आंसर बेटा। हर्षिता डी आंसर होगा। आपको चारों ऑप्शन में जो बिल्कुल करेक्ट दिखता हो वो चीज आपने सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट देखो, इन कोवैलेंसी, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा आपके सामने। इन कोवैलेंसी द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय वन एटम, नन ऑफ दीज। क्या आंसर आएगा? इन कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का मतलब बेटा कोवलेंट बॉन्ड ही कह रहा है। कोवैलेंसी का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड, बात वही है, दोबारा फिर पूछ लिया उसने। तो कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड ही आएगा बेटा। शिवानी, प्रशांत, मीनू सबने बी आंसर दिया है। देखो ये इन्होंने बी आंसर दिया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग ऑफ ट्रांसफर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड में होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जैसे Na इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव, Cl को इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता है, तो ये तो आयनिक बॉन्ड है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल आयनिक बॉन्ड होता है। उसको जो होते हैं आयनिक बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी। थोड़ा सा फर्क है बेटा, अगर वो इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलता तो आंसर आपका फर्स्ट आ जाता। इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं। दीपांशु सही है बेटा, निखिल सही है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, कोवैलेंसी में बिल्कुल ठीक हुआ। इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय वन एटम, वन एटम से शेयर्ड थोड़ी होते हैं, शेयर तो दोनों के लिए होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर आपका हो गया बी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इन ए डबल बॉन्ड कनेक्टिंग टू एटम देयर इज ए शेयरिंग ऑफ, क्या आंसर होगा? इन ए, हाँ हर्षित बिल्कुल, इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं और कोवैलेंट कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं। इन ए डबल बॉन्ड कनेक्टिंग टू एटम देयर इज ए शेयरिंग ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है?
बी 4 इलेक्ट्रॉन, सिंपली। संध्या सही है, श्लोक सही है। कभी भी आप एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बनाते हो, डबल बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6। तो इसमें शेयरिंग तो ये वाली हो रही है ना, शेयरिंग वाली तो ये है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड का मतलब 1 कोवलेंट बॉन्ड, चाहे आपका 1 कोवलेंट हो या 1 डेटिव हो, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 कोवलेंट बॉन्ड हो, आइदर 1 डेटिव बॉन्ड हो, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कोवलेंट और 1 डेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कोवलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन, कोवलेंट कंपाउंड जब भी ऐसा पूछा जाए तो बेटा जनरली बताना है, एक्सेप्शन पहले लेके नहीं चलना, जब तक वो स्पेसिफिक नहीं पूछे। हमें भी स्पेसिफिक नहीं होना है बेटा, हमें भी स्पेसिफिक नहीं होना है, जनरल बताना है। कोवलेंट कंपाउंड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कंसंट्रेटेड एसिड, ऑल सॉल्वेंट। बी नॉन पोलर सॉल्वेंट, हाँ एक्सेप्शन पूछेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फिर हम दे देंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सही है बेटा हरीश, विधि, हिमांशी, बी आएगा बेटा। नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, या आप कह सकते हो नॉन पोलर को ही कोवलेंट सॉल्वेंट कह सकते हो, ये भी बोल सकते हो। नॉन पोलर को आप कोवलेंट सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। ये देखो बेंजीन, पोलरिटी है ही नहीं, चारों तरफ इक्वल है, देखो एक जैसा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 चारों तरफ एक जैसा है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ज्यादातर चीजों को डिसोल्व करते हो तो बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड इनमें डिसोल्व करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसोल्व करना है तो इन सॉल्वेंट में किया जाता है बेटा। यहां से अब बेटा हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो करेंगे अभी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में भी स्टार्ट करूंगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तो आफ्टर जो है ब्रेक, जो अभी क्लास स्टार्ट होगा आपका 2:15 पे, तो वहां से हम यहां से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के मैं काफी आपको ट्रिक्स सिखाने वाला हूं अभी, बहुत ईजी वैसे। किसी अभी तो थियोरेटिकल पार्ट था, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। अभी वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन में कुछ ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं और साथ में ये है कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा आपका। तो एक बार अभी जो है हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं बेटा। अभी तब तक बाय।